हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और इस गुलाबी ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। और ठंड में रज़ाई के अंदर भूतिया कहानियाँ सुनने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नई और डरावनी कहानी लेकर, ताकि आपकी ठंड के माहौल को थोड़ा और मज़ेदार बनाया जा सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियों पे ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स आएंगे और हमें और भी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरीज लाने के लिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सुनते हैं हमारी आज की कहानी। काफी समय पहले की बात है। एक दिन जब रात के 8 बज चुके थे, हवा में अजीब सी नमी थी और शहर के बाहर उस सुनसान पहाड़ी पर खड़ा था राजमहल हेरिटेज होटल, जो कि था 3 मंजिल का। वो होटल देखने में भले ही सुंदर लग रहा था, पर उसकी दीवारों में छिपा अतीत बहुत सारे लोगों की जान ले रहा था। कभी ये एक पुराना महल था ठाकुर रंजीत सिंह का, जो 60 साल पहले रहस्यमय आग में जल गया था, और उसके बाद ये जगह खंडहर बन गई थी। और इसी वजह से सालों तक लोग यहाँ आने से डरते रहे। कहते थे कि रात को कोई औरत रोती है, कोई परछाई चलती है, कोई दरवाजा अपने आप खुलता है। लेकिन इन बातों के बावजूद पिछले साल बिजनेसमैन मयंक मेहरा ने इसे खरीदा और कहा कि वो इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत हेरिटेज होटल बनाएंगे। यहाँ से शुरू हुई दहशत की शुरुआत। मयंक ने कहा, इतिहास बेचने से अच्छा है उसे जीने लायक बना दो। मगर इतिहास को शायद ये मंजूर नहीं था। मरम्मत शुरू हुई तो मनहूस घटनाएं शुरू हो गई और मजदूरों में डर फैल गया। वे कहते थे कि रात को औजार अपने आप बजते हैं, उनकी आवाजें गूंजती हैं, लेकिन कोई दिखता नहीं पर काम होता है। इस वजह से कई मजदूरों ने काम छोड़ दिया। लेकिन मयंक ने हंसकर कहा, आप सभी डरपोक लोग हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी टीम में एक लड़की थी, रिया कपूर, जो बाकी सबसे अलग थी। रिया शांत थी मगर बहुत जिज्ञासु थी। उसे पुरानी चीजों से अजीब जुड़ाव था और वो चाहती थी कि होटल बनने से पहले इस महल के अतीत को समझा जाए, यादों में बसाया जाए और आंखों में पिरोया जाए। महल की सफाई तो चल रही थी और एक दिन तहखाने की सफाई के दौरान उसे एक लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा पुराना था और उस पर राख जमी थी। अंदर जली हुई तस्वीरें, टूटी चूड़ियां और आधा जला हुआ स्कार्फ था। बक्से के नीचे एक नाम लिखा था, आरती, 1958। रिया ने चौकीदार गौरांग से पूछा, ये कौन थी? गौरांग ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, वो ठाकुर की बीवी थी जिसे इस महल में जिंदा जला दिया गया था। रिया सन्न रह गई। गौरांग ने बताया, ठाकुर रंजीत सिंह शराबी था। शक के कारण उसने अपनी बीवी को आग में झोंक दिया था। लोगों ने देखा कि उसी रात ठाकुर खुद अपने कमरे में मरा पड़ा था और उसका शरीर जला हुआ था, लेकिन आग का कोई निशान नहीं था। और उसी दिन से इस महल में औरत की चीखें गूंजती हैं। रिया को लगा ये लोक कथा होगी, पर उसी रात जब वो डिजाइन के नक्शे पर काम कर रही थी तो उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटी तो कोई नहीं था। वो फिर काम में लगी। तभी कंप्यूटर की स्क्रीन चिलमिलाई और उस पर शब्द बने जिसमें लिखा था कि वो जिंदा है। रिया ने घबरा कर कंप्यूटर बंद किया और बाहर भागी। रात की हवा में अजीब गंध थी और कहीं दूर से जैसे रोने की आवाज आ रही थी। उसने चारों ओर देखा पर कुछ नजर नहीं आया। तभी खिड़की अपने आप खुली और पर्दे उड़ने लगे, जिसकी वजह से रिया की धड़कनें तेज हो गई। ये सब काफी दिनों तक चला और कुछ महीनों बाद होटल पूरी तरह तैयार हो गया। शानदार झूमर,
नए फर्श और पुराने महल का राजसी लुक वापस लौट आया। उद्घाटन के दिन मयंक ने मीडिया और शहर के खास लोगों को बुलाया और सबने तारीफ की कि ये जगह अब डरावनी नहीं बल्कि शहर की शान लगती है। उसी वक्त बिजली चली गई, पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया और माइक से किसी की आवाज आई, मेरा घर लौटा दो। ये सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। 2 मिनट बाद बत्ती आई पर माइक खुद चालू था और वही आवाज दोहराई गई। रिया ने मयंक से पूछा, क्या ये रिकॉर्डिंग थी? मयंक बोला, बिल्कुल भी नहीं, जिससे रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। अगले दिन रूम नंबर 103 से शिकायत आई। एक कपल बोला, रात को कोई हमारी खिड़की पर खड़ा था, सफेद साड़ी में, बाल खुले और सुबह खिड़की अंदर से बंद मिली। स्टाफ ने जाकर देखा, बाहर कोई नहीं था, पर दीवार पर जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने वहां हाथ रख दिया हो। मयंक ने कहा, चलो फुटेज देखते हैं। फुटेज में कुछ साफ नहीं था, बस 3:07 पर खिड़की में धुंधली परछाई थी, बाल खुले, चेहरा अध जला और आंखें जलती हुई। रिया ने गौर से देखा और कांपती आवाज में कहा, ये वही स्कार्फ है जो मुझे बक्से में मिला था। अब डर सिर्फ कहानियों तक नहीं रह गया था जिन्हें आज तक लोगों ने सुना था, बल्कि होटल के स्टाफ में बदलाव आने लगे। रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगे, गलियारों में घंटियों की आवाजें गूंजती हुई सुनाई देने लगी। रात को किसी के धीरे धीरे चलने की आहट सुनाई देती और एक कर्मचारी अविनाश जो रात की ड्यूटी करता था वो अचानक गायब हो गया। सुबह उसका जला हुआ मोबाइल और एक काला निशान मिला, जैसे किसी को घसीटा गया हो। इस वजह से ज्यादातर लोगों ने काम छोड़ना शुरू कर दिया। हर किसी को लगता था उनकी जान को खतरा है। रिया ने कहा, हमें ये जगह शुद्ध करानी चाहिए, लेकिन मयंक बोला, ये सब अफवाह है, मैं होटल बंद नहीं करूंगा, यहाँ कुछ नहीं है। रिया चुप रही, पर भीतर से उसके अंदर डर बैठ गया था। रात को जब वो अपने कमरे में थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसके कान के पास धीमी आवाज आई, मुझे चलाया गया था। वो चीख उठी और दरवाजा अपने आप खुल गया। टेबल पर रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी और तब पहली बार रिया ने उसे देखा। एक औरत सफेद कपड़ों में, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों में असहनीय दर्द था। वो बोली, किसी जमाने में ये घर मेरा था। रिया ने बोलने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। वो औरत धीरे धीरे पीछे हटी और दीवार में समा गई और जाते जाते बोली, अब जो यहाँ रुकेगा वो जलेगा। रिया वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह जब मयंक ने दरवाजा खोला तो वो बेसुध पड़ी थी। कमरे में धुएं की गंध थी और दीवार पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। रिया को होश आया तो वो कांप रही थी। उसने बस इतना कहा, हमें ये होटल बंद करना होगा। मैंने उसे देखा, वो सबको मार डालेगी। लेकिन अभी तक मयंक को इस बात पर भरोसा नहीं था। वो मान ही नहीं रहा था। उसकी जिद की वजह से शुरू हुई मौत की एक भयानक दस्तक। एक दिन शाम का वक्त था, सूरज डूब चुका था और होटल के चारों तरफ हल्की धुंध फैलने लगी थी। आकाश के नीचे वो टूटा महल अब भी अपने पुराने अतीत को समेटे खड़ा था। उसके भीतर कुछ ऐसा था जो हर रात जाग जाता था। स्टाफ में सबसे पुराना आदमी था हरीश, जो होटल की रखवाली करता था। उसे अक्सर लगता था कि पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता था। उसकी आंखों में डर नहीं था, पर बेचैनी जरूर थी, क्योंकि वो जानता था कि कुछ बुरा होने वाला है। उस रात होटल में 5 नए मेहमान ठहरे थे, 2 कपल और एक अकेला आदमी जो खुद को पत्रकार बता रहा था। वो कह रहा था कि उसे इस जगह की पुरानी कहानी पर एक लेख लिखना है। होटल के मालिक मयंक ने उसे ऊपर वाले कमरे में भेज दिया, वही कमरा जो पहले कभी बंद रहता था, जहाँ पहले किसी को ठहरने नहीं दिया गया था। लेकिन आज सारे कमरों की बुकिंग फुल थी और मजबूरी में वही कमरा देना पड़ा। रात के 11 बज चुके थे। बाहर हवा तेज थी और पुराने बरगद के पेड़ की डालियां खिड़की से टकरा रही थी। उसी वक्त हरीश ने होटल के पीछे वाले हिस्से में
कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। वो टॉर्च लेकर गया। जब टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ी तो लगा जैसे किसी की परछाई हिल रही हो। उसने टॉर्च दोबारा फेंकी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। बस ठंडी हवा और मिट्टी की गंध थी जो किसी सड़े हुए मांस जैसी लग रही थी। अचानक ऊपर के कमरे से चीख सुनाई दी तो सब लोग भागे, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो पत्रकार आदमी जमीन पर पड़ा कांप रहा था और उसके शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। वो बोल नहीं पा रहा था, बस एक शब्द बार बार दोहरा रहा था, वो यहाँ है, यही है वो। मालिक मयंक ने उसे उठवाया और डॉक्टर को बुलाया, लेकिन कोई चोट नहीं मिली। तो डॉक्टर ने कहा शायद ये आदमी डर गया होगा, पर बाकी सबको मालूम था कि ये सिर्फ डर नहीं था। उसी रात 2 बजे बिजली चली गई, जिसकी वजह से होटल अंधेरे में डूब गया। तो मोमबत्तियां जलाई गई। तभी हॉल में रखी पुरानी पेंटिंग गिर पड़ी और उसके कांच के टुकड़े बिखर गए। उस पेंटिंग में एक औरत की तस्वीर थी जो सफ़ेद कपड़ों में थी। आंखें बहुत गहरी और चेहरा बेहद उदास था और जला हुआ था। लोगों ने उस पर कभी ध्यान ही नहीं देखा था, पर अब सबको लगा कि वो तस्वीर कुछ कह रही है। पेंटिंग के पीछे पुराना नाम उभरा हुआ था, ठाकुर भवन, वही नाम जो पुराने महल के समय इस जगह को दिया गया था। हरीश ने मयंक से कहा कि इस कमरे को फिर से बंद कर दो, लेकिन मयंक ने मना कर दिया और बोला, डरने से कुछ नहीं होगा, ये सब लोगों के वहम है। उसने सबको भरोसा दिलाया कि सुबह सब ठीक होगा, पर रात कहाँ भी खत्म हुई थी। करीब 3 बजे रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। जब शेफ रमेश, जो कि एक शेफ था, वहाँ गया तो देखा कि सारे बर्तन उल्टे पड़े हैं और किचन के किनारे लटक रहे हैं। फिर बर्तन अचानक ज़मीन पर गिर गए। उसने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अंदर खूब अंधेरा था। वो चिल्लाया पर कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद सब लोग पहुंचे और जब दरवाज़ा टूटा तो रमेश ज़मीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी पर सांसें बंद हो चुकी थी और उसका आधा शरीर जला हुआ था। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर की आखिरी झलक जमी थी और गला जल चुका था, लेकिन कैसे कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया। अब सब समझ गए कि ये जगह साधारण नहीं है, और जब पुलिस आई और पोस्टमार्टम हुआ तब रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसको दिल का दौरा पड़ा था और गैस जलाते समय उसका गला जल गया। लेकिन होटल के स्टाफ को यकीन था कि कुछ और हुआ है। अगले दिन 3 स्टाफ ने नौकरी छोड़ दी और रिया, जो 2 दिनों से बाहर थी, वापस आई और आकर देखा कि स्टाफ के बाकी लोगों ने भी होटल छोड़ने की धमकी दी है। लेकिन मयंक ने कहा कि होटल बंद नहीं होगा। उसने कहा कि इस जगह को बनाने में उसकी सारी पूंजी लगी है, जिससे वो अब पीछे नहीं हट सकता। दूसरे दिन रात को होटल लगभग खाली था, सिर्फ 2 गेस्ट बचे थे और 3 स्टाफ। हरीश ने देखा कि लॉबी की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी थी। उसने रिया को सीसीटीवी देखने को कहा और रिया ने अपने फोन में देखा। वो फिर से डरने लगी। हरीश नीचे गया तो रिसेप्शन पर बैठी रिया कुर्सी पर झुकी पड़ी थी। जब हरीश उसके पास गया तो देखा कि उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोच दिया हो। वो खरोच भी जली हुई थी। वो बेहोश थी। उसे जब होश आया तो वो चीखते हुए बोली कि किसी ने उसके पीछे से उसका नाम लेकर फुसफुसाया और उसके बाद एक जला हुआ ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा था। अब तक सबको यकीन हो चुका था कि इस महल में वो आत्मा वापस आ चुकी है, और रिया की बात से ही साफ था कि वो ठाकुर की वही बीवी थी, वही जिसे सालों पहले शक के दायरे में आकर ठाकुर ने जला दिया था। उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो औरत कभी इस महल की मालकिन थी और उससे जबरदस्ती सब छीन लिया गया था, उसका मान सम्मान, स्थान, जीवन और उसकी आत्मा भी। ठाकुर ने उसकी इज्जत और जिंदगी दोनों को मिटा दिया था और उसकी लाश इसी हॉल के नीचे दफन की गई थी। उस रात जब घड़ी में 12 बजे तो होटल की हर खिड़की अपने आप खुलने लग गई। हवा इतनी ठंडी थी कि मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई
और ऊपर वाले कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। हरीश ने और रिया ने कदम बढ़ाए तो फर्श पर उन्होंने देखा कि दीवार पर छायाएं हिल रही है और अचानक शीशे में वही औरत दिखाई दी जो उस दिन रिया के सामने थी। उसका चेहरा अब और साफ दिख रहा था और आंखें लाल और आंसुओं से भरी थी। उसने धीरे से सिर उठाया और बोली, क्यों लौट आए मेरे घर में फिर से? क्यों लौट आए? हरीश और रिया जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने आंखें बंद कर ली, लेकिन उस आवाज ने उन्हें फिर से पुकारा। हरीश फिर से शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ वैसा ही था, पर जमीन पर एक निशान बना था जो खून जैसा लग रहा था और उसमें वही नाम लिखा था, आरती। जब सुबह हुई, सूरज उगा तो होटल का माहौल बिल्कुल बदल गया था। दीवारों पर नमी और गंध थी और जो कमरे कल साफ थे अब उनमें धूल और जाले थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से कोई यहाँ रहा ही ना हो। मयंक और रिया दोनों ये देखकर चुप थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर सब जानते थे कि अभी होटल बस नाम का होटल रह गया था, लेकिन असल में वो फिर से वही पुराना शापित महल बन चुका था जहाँ रहना जीवन को संकट में डालने जैसा था। अब होटल प्रशासन जान चुका था कि आरती की आत्मा का बदला अधूरा है और वो रुकने वाली नहीं है। नए होटल को खंडहर में बदलने की भयानक घटना के बाद जब सवेरा हुआ तो वो भी अंधेरा लेकर आया। सुबह की हल्की किरणें जब टूटे महल के पुराने दरवाजों से होकर होटल के हॉल में आई तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था और दीवारें नम थी। हवा में सड़न की गंध थी और फर्श पर अब भी रात का खून सूखा पड़ा था। होटल के मालिक मयंक और चौकीदार हरीश दोनों रात की घटनाओं से टूट चुके थे और थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। बस एक सवाल था कि अब क्या किया जाए। हरीश ने कहा, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, पर मयंक जिद पर अड़ा था। उसने कहा, इस होटल को बनाने में मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और अब अगर बंद कर दूं तो मैं भी मर जाऊंगा। हरीश ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बल्कि किसी अजीब किस्म की जिद थी उसकी आंखों में। उसी वक्त होटल के बाहर एक गाड़ी रुकी। उससे दो लोग उतरे, एक आदमी और एक औरत। आदमी ने खुद को डॉक्टर मनोज बताया और कहा कि उसे इस होटल में हो रही घटनाओं के बारे में अखबार से पता चला और वो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करते हैं। उसके साथ आई महिला उसकी असिस्टेंट रीमा थी। वे दोनों भीतर आए और चारों ओर देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि होटल का हर कोना जैसे खुद कोई कहानी सुना रहा था। हॉल में रखी पुरानी पेंटिंग को देखकर मनोज कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, ये औरत मुस्कुरा नहीं रही, ये रो रही है। मयंक ने बताया कि ये पेंटिंग पुराने महल से मिली थी। जब होटल की मरम्मत हुई थी तभी इसे यहाँ टांगा गया था। मनोज ने पास जाकर देखा और कहा, इस औरत के चेहरे के नीचे धूल जमी है। उसने कपड़ा लेकर पोंछा तो तस्वीर के नीचे एक हल्की सी उभरी हुई लिखावट दिखी, जिस पर लिखा था, आरती देवी 1958। मनोज ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला कि यहीं पर है उसकी आत्मा। शाम तक मनोज और रीमा ने होटल के कुछ हिस्सों में कैमरे लगाए जो रात में किसी भी हरकत को रिकॉर्ड कर सकते थे। हरीश और रिया ने डरते डरते उनकी मदद की। रात करीब 9 बजे होटल खाली कर दिया गया। सिर्फ ये 5 लोग रह गए, मयंक, हरीश, मनोज और रीमा। बाहर से गेट बंद कर दिया गया और उन्होंने तय किया कि आज वे इस आत्मा का सच जानकर रहेंगे। रात 12 बजे तक जिन जिन के साथ जो जो घटनाएं हुई उन्होंने सब कुछ मनोज और रीमा को बताया और तभी हवा अचानक थम गई और होटल के भीतर सन्नाटा फैल गया। हर कैमरा चालू था, लेकिन रोशनी बार बार झिलमिला रही थी। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। धीरे धीरे कदमों की आहट हर मंजिल पर गूंज रही थी। मनोज ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा तो धुंधली सी आकृति सीढ़ियों के पास दिखाई दी। वो सफेद कपड़ों में थी और बाल खुले थे। रीमा ने डर के मारे मनोज का हाथ पकड़ लिया। आकृति धीरे धीरे हॉल के बीचों बीच आई और पेंटिंग के ठीक सामने रुक गई।
कमरे का तापमान अचानक नीचे गिर गया। सबको अपनी सांसें जमती हुई महसूस हुई। आरती की आकृति धीरे से पेंटिंग की तरफ मुड़ी और फिर उसकी ओर बढ़ी, जैसे कोई अपना आईना देख रहा हो। मनोज ने कैमरा उठाया, लेकिन तभी लाइट पूरी तरह चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ खिड़की से आती नीली रोशनी में वो औरत दिखाई दी, जो अब बिल्कुल इंसान जैसी लग रही थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा सफेद जला हुआ और भावनाओं से भरा हुआ। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी तुम लौट आए। क्यों मेरा घर छीन लिया तुम लोगों ने? अब मयंक को असली डर का अनुभव हुआ और उसने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? आरती हंसी। उसकी हंसी इतनी धीमी थी कि हड्डियां तक ठंडी हो जाए। उसने कहा, मैं आरती हूँ, इस महल की असली मालकिन, जिसने अपने ही घर में अपने ही पति के हाथों से अग्नि में जाकर मौत पाई थी। मेरे पति ने लालच और शक के दायरे में आकर मुझे मार डाला था, फिर मेरी लाश को इसी फर्श के नीचे दफन किया और महल बेच दिया था। मेरे साथ जो हुआ मैं उसे भुला नहीं सकती, और जब तक ये जगह मेरे नाम से जुड़ी है तब तक मैं चैन से नहीं रह सकती, ना मेरी मुक्ति हो सकती है। हरीश ने डरते हुए पूछा, तो हमसे क्या गलती हुई? आरती ने कहा, तुमने मेरे घर को अपवित्र किया है। लोगों की हंसी, शोर और लालच और कमरे में जाकर उनका भोग विलास, इन सब चीजों ने मेरे दर्द को जगाया है, और अब मैं सबको वही महसूस कराऊंगी जो मैंने महसूस किया था। अब कोई यहाँ पर जिंदा नहीं रहेगा, मैं सबको जलाकर मार दूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, होटल की खिड़कियां एक साथ बंद हो गई, दरवाजे जाम हो गए, बाहर तूफान उड़ गया, बिजली फिर चली गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। हॉल में रखी टेबल खुद ब खुद हिलने लगी, कुर्सियां उलट गई, दीवारों से खून रिसने लगा, और रीमा ने देखा कि फर्श पर कहीं से आग की लपटें उठ रही थी। मनोज ने किसी तरह टॉर्च निकाली और बोला, हमें नीचे वाले हॉल में जाना होगा, वहीं उसकी आत्मा कैद है, भागो जल्दी। वे सब सीढ़ियां उतरने लगे, पर हर कदम पर फर्श जैसे किसी अदृश्य ताकत से हिल रहा था। नीचे पहुंचते ही हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर गुप्त अंधेरा था और दीवारों पर पुराने दिए जले हुए थे, जो खुद ही जल उठे। मनोज ने ध्यान से देखा तो बीच में जमीन थोड़ी उभरी हुई थी। उसने फावड़ा उठाया और मिट्टी हटाने लगा। तभी अंदर से आरती की चीखें गूंजी। मिट्टी के नीचे से हड्डियां दिखी और उनके पास वही पुराना सोने का कंगन था, जो पेंटिंग में और उस बक्से में था, जो आरती के हाथ में था। जैसे ही कंगन दिखा, हवा ठहर गई और आत्मा फिर सामने आई। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, अब तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब मेरा इंतजार पूरा होगा। मैंने वादा किया था कि जो भी इस घर पर दावा करेगा वो मेरी तरह मरेगा। उसने हाथ उठाया और हवा में आग की लपटें घूमने लगी। रीमा और रिया चिल्लाई, लेकिन लपटें मयंक की ओर बढ़ी। उसका शरीर जलने लगा। वो चीखता हुआ नीचे गिरा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मनोज ने रीमा को पीछे खींचा, लेकिन हरीश वहीं जड़ हो गया था। आरती की आत्मा ने हरीश की ओर देखा और बोली, तुमने मुझे सबसे पहले जगाया था, अब तुम ही मेरे साथ रहोगे हरीश। हरीश की आंखें फटी की फटी रह गई और वो गिरकर वहीं मर गया। मनोज और रीमा किसी तरह ऊपर भागे तो दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। उन्होंने एक खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगाई, लेकिन बाहर तूफान था और बारिश हो रही थी। जब उन्होंने पीछे देखा तो होटल की खिड़कियों से धुआं निकल रहा था, जैसे पूरा भवन जल रहा हो। मनोज ने सांस ली और बोला, हमें पुलिस को बुलाना होगा, नहीं तो सुबह तक सब खत्म हो जाएगा। जब पुलिस आई तो होटल का दरवाजा अंदर से बंद था। उसे तोड़ा गया तो अंदर का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। होटल की दीवारें काली पड़ चुकी थी, फर्श पर राख और जलने की गंध थी। सारा फर्नीचर राख बन चुका था और हॉल में राख के बीच एक जलती हुई पेंटिंग पड़ी थी, जिसमें आरती की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने बताया कि जो ये 2 लाशें मिली हैं
वो एक हरीश की और एक मयंक की है। दोनों के शरीर पर किसी बाहरी चोट का निशान नहीं था, पर अंदरूनी अंग ऐसे जले थे जैसे किसी ने उन्हें आग में पकाया हो। कैमरों में सिर्फ धुंधली छवियां दिखी थी, पर हर फ्रेम में एक सफेद साया मौजूद था जो हर जगह घूमता दिखाई दे रहा था। उसी वक्त तड़पती रिया भी दिखाई दी थी। पुलिस ने सबको बाहर निकाला और होटल को सील कर दिया। वहां पर नोटिस लगाया गया कि ये जगह खतरनाक है, पर कुछ महीनों बाद एक बिल्डर आया। उसने कहा कि वो इसे फिर से बनवाएगा। उसका कहना था कि वो भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता। उसने तोड़ फोड़ शुरू की। जी हाँ, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। उस नए बिल्डर ने जब काम शुरू किया तो पहले दिन सब ठीक रहा। दूसरे दिन जब मजदूरों ने हॉल की फर्श खोदनी शुरू की तो अचानक उनमें से एक आदमी चिल्लाने लगा। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। बाकी लोग हंसने लगे उसको देखकर, और उसके चेहरे पर डर देखकर। वो बेहोश होने लगा। तो खुदाई की जगह से उसको जब खींचकर बाहर निकाला गया तो उसके हाथ पर जलने के निशान थे। उस रात बिल्डर अपने घर में अकेला था। तभी दरवाजा अपने आप खुला और खिड़की से वही पुरानी पेंटिंग उड़कर आई और उसके सामने आ गिरी। उसने देखा कि तस्वीर में अब वो खुद खड़ा दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो आरती वहीं खड़ी थी उसके सामने। वो बोली, मैंने कहा था ना, कोई यहाँ जिंदा नहीं रहेगा। उसकी आवाज के साथ अगले ही पल सब शांत हो गया। सुबह मजदूरों ने देखा कि बिल्डर कमरे में मृत पड़ा था। दीवार पर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा था, ये घर मेरा है, इसे कभी मत छूना। पुलिस ने फिर से होटल पर ताला लगा दिया और अब कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। इस घटना को कई साल बीत गए। अब वो होटल खंडहर बन चुका है और पेड़ों और बेलों ने उसे ढक लिया है। लेकिन रात को जब कोई उसके पास से गुजरता है तो उसे खिड़कियों में हल्की सी रोशनी दिखती है और किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि ये घर मेरा है, यहाँ कोई नहीं रह सकता। लोग अब उस सड़क को पार करने से भी डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां अब भी कोई रोता है, तो कुछ कहते हैं कि दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती है, लेकिन किसी ने कभी भीतर जाने की हिम्मत नहीं की। उस टूटी हुई पेंटिंग का आखिरी टुकड़ा अब भी खिड़की के पीछे लटक रहा है, जिसमें आरती की मुस्कान अब डर से भरी नहीं बल्कि संतोष से भरी है। संतोष, जैसे कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया हो। और शायद इसीलिए वहां अब सन्नाटा नहीं बल्कि एक अनसुनी आवाज गूंजती है जो कहती है कि जब इंसान अपने लालच से किसी की आत्मा को रौंदता है तो मौत उसे वहीं वापस लाती है जहां से उसने शुरू किया था। और वो जगह कभी किसी की नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ घर कभी घर नहीं होते, वे बस आत्माओं के ठिकाने बन जाते हैं। मेरी दोस्त पिछले हफ्ते ही वहां से गाड़ी लेकर निकली थी। उसने बताया कि जब उसकी गाड़ी वहां से गुजरी तो गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक से गिर गया। हेडलाइट्स डिम हो गई और हॉर्न भी नहीं बज रहा था। ऐसे में मैंने उस महल को देखा तो आरती सामने बालकनी में लहरा रही थी, यानी आज भी वो उस जगह से चिपकी हुई है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी और भी सच्ची भूतिया कहानियाँ सुनना पसंद है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ब्लैक मिरर हॉरर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले। आपको ऐसी भूतिया कहानियाँ मिलती रहेंगी इस चैनल पर। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल हॉरर स्टोरी हो या कोई ऐसे पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंसेस हो तो आप हमसे ईमेल में शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में फिर से आप सभी से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड
टेक केयर।